हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम राष्ट्रपति का पार्ट 2 देखेंगे। राष्ट्रपति वीडियो में पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आज हम राष्ट्रपति टॉपिक का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट की सारे सवालों को कवर करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ये हमें ज़रूर बताइए कि हमें क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करना है, अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाना है, कौन से बुक्स हमको कवर करने हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि राष्ट्रपति के बाकी कौन कौन से सवाल हैं। पहले पार्ट में मैंने 1 से लेकर 25 तक के सवालों को कवर कर दिया था। आइए आज हम सवाल नंबर 26 से कवर करते हैं। सवाल नंबर 26 कहता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। कहता है कि कौन से अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करता है तब से लेके 5 वर्षों तक अपने पद पे बने रहेंगे। तो ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पे बने रहेंगे। ये अनुच्छेद 56 में कहा गया है। 27 नंबर सवाल कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल बनते हैं उसमें संसद के दोनों सदन होते हैं तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वही जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। एक बार दोबारा समझिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। 28 नंबर सवाल कहता है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, पहला सवाल कहता है कि सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। अभी मैंने कहा था कि विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो ये तो पहला सही है। दूसरा कहता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होती है। ये भी बात आपको सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का जो मत मूल्य होता है वो सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से ज़्यादा होता है। सही बात है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। ये भी बात सही है, उसको चुनाव किया जाता है सभी के सहमति से। ये सब तो सही है। कौन सा नहीं है, तो ये देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यही तो गलत है। मैंने आपको कहा था ना कि वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद हो जाए तो आर्टिकल 71 के अनुसार, मैंने कहा था अनुच्छेद 71 के अनुसार इसका निपटारा कौन करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। यानी वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी सब सही है। 29 नंबर सवाल कहता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकते हैं। तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग के जरिए, जो अनुच्छेद 61 में कहा गया है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का एकमात्र विकल्प है कौन सा, महाभियोग, जो अनुच्छेद कितने में है, 61 में कहा गया है। सवाल नंबर 30 कहता है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो हो जाएगा मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को हटाने के संबंधित प्रस्ताव। एक सेकेंड। सवाल नंबर 30 कहता है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो इसका तो आंसर होना चाहिए मंत्री, क्या संसद द्वारा महाभियोग लगेगा तभी हटेगा वो। इसमें क्या लिखा हुआ है, मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव। देखिए दोस्त, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है कैसे हटता है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है।
इसका तो सही आंसर ये होना चाहिए। लेकिन इसमें दिया है कि मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव दिया जाएगा, पहले प्रस्ताव दिया जाएगा, उसके बाद उस पर महाभियोग लगेंगे। तो इसके दोनों आंसर में से जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्या होना चाहिए। पहले मंत्री परिषद द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाएगा राष्ट्रपति के विरुद्ध, 14 दिन पहले उसको कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर बी भी दिख रहा है हमको। आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर सही होगा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले लोकसभा में आएगा तो बाद में राज्यसभा में जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कैसे? महाभियोग द्वारा। संसद के द्वारा उस पर महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है, लेकिन वो जो प्रक्रिया लागू करेगी वो मंत्री परिषद। 33 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो एकमात्र आधार क्या है? एकमात्र आधार है संविधान के अतिक्रमण करने पर। यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगते हैं वो किस आधार पे? तो संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पे। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, जहां से हमने मौलिक अधिकार भी लिया है। 35 नंबर सवाल कहता है भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? जब उस पर महाभियोग लगाया जाए और महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाए? पूरी हो जाए। 36 कहता है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं उस सवाल में आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएंगे। तो राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग। अगला सवाल है 37 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, परंतु कम से कम कितने दिनों तक का लिखित सूचना उसको देना पड़ेगा? 14 दिनों का। राष्ट्रपति को 14 दिनों का लिखित सूचना देकर ही उसको हम क्या कर सकते हैं? उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। 38 कहता है संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने लोगों का समर्थन जरूरी है? तो कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू करने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्य यानी बहुमत चाहिए, तब होगा। 39 कहता है भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, जो अनुच्छेद 61 में कहा गया है। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व का जो भी क्रियाकलाप है उसकी संवैधानिकता क्या है? तो वो क्रियाकलाप विधि मान्य होंगे। यानी राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को पद त्याग करना पड़ेगा, लेकिन महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति ने जो काम किए हैं उस काम की क्या संवैधानिकता है? तो वो सारे काम विधि मान्य होंगे, उन सारे कामों की मान्यता दी जाएगी, वो काम अवैध नहीं होगा। 41 है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति राज्य के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। ये बात जो है गलत है। एक बार दोबारा समझिए क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो 14 आदमी को लोकसभा राज्यसभा में चुनता है तो उससे महाभियोग बच सकता है, वो ऐसा बातें गलत है। बाकी सारे बात इसमें क्या है? सही है
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता है। सही बात है। जो भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो चुनाव में तो भाग लेंगे लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। बी कहता है महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। इसमें स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी से कराएगा, ये भी क्लियर है। अगला कहता है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। इसमें गलत कौन सा है, तो ये इसमें जो है गलत है। क्या गलत है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थक को मनोनीत करते हैं ताकि महाभियोग रुक सके, ये गलत बात है। 42 कहता है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो अनुच्छेद 60 के तहत। अभी आपने पढ़ा था कि अनुच्छेद 56 क्या कह रहा था कि जब राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जब शपथ लेता है तो उस तारीख से 5 साल तक अपने पद पे बना रहेगा। ये था अनुच्छेद कितना में, 56 में था। अब अनुच्छेद 60 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है, तो अनुच्छेद 60 के तहत। आगे देखिए 44 कहता है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। सर्वोच्च न्यायालय का अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वो अनुपस्थित है, तो उसके बाद जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो जो है राष्ट्रपति को शपथ और गोपनीयता दिलाएंगे। 45 कहता है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर चले गए हो तो उस स्थिति में उसका कार्यभार कौन ग्रहण करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कोई भी देश में नहीं हो किसी कारणवश, तो उस समय राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइए ऐसा किसको मौका मिला है, तो एम हिदायतुल्लाह को। 46 कहता है यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। 47 है राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दिया है, ये सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखते हैं एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का काम कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कहता है एक ही समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो उस स्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, इन लोगों के कामों का निर्वहन करेंगे। 49 कहता है यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। कहता है यदि मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाने या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक अपने कर्तव्य को राष्ट्रपति के रूप में निभाएगा, तो मात्र 6 महीना। 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अति आवश्यक है। कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिया हो या उसको पद से हटा दिया गया हो या अन्य किसी भी कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो तो उपराष्ट्रपति जो है कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है, तो मात्र 6 महीना तक। 6 महीना के अंदर आपको ये कवर करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति कौन बनेंगे।
तो दोस्तों पार्ट 2 को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए कि हमें इसमें क्या सुधार करना है, किस टॉपिक पे कौन सा बुक कवर करना है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव में कौन सा टॉपिक कवर करना है या लुसेंट को ही अभी संविधान को ही कंटिन्यू करना है। ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हमें भी कुछ आइडिया लगेगा और हमें मोटिवेट करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।